इंडियन स्टॉक मार्केट कितना गिरेगा? क्या ये मौका है अभी इन्वेस्टमेंट करने का या फिर अभी रुकना चाहिए? ईरान इजराइल यूएस का जो वॉर हुआ है उससे शेयर मार्केट पर सीधा नेगेटिव असर देखने को मिला है और आज के टाइम में हर एक इन्वेस्टर और हर एक ट्रेडर इसी सोच में है कि मार्केट अब और कितना गिरेगा। सबसे पहले बात करें हुआ क्या था रिसेंटली। यहाँ पर ईरान पर इजराइल और यूएस ने मिलकर अटैक किया। उनके सुप्रीम लीडर और काफी ऑफिसर्स को यहाँ पर उन्होंने मार गिराया। उसके बाद क्या हुआ, यह यहाँ पर यूएस ने सोचा कि जैसे ही हम उनके सुप्रीम लीडर या उनके मेन लीडर को मार देंगे तो वहाँ की जनता जो है वो रीजन चेंज के लिए प्रोटेस्ट करेगी, लेकिन उनकी पब्लिक की तरफ से भी कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ, उल्टा ईरान ने इसराइल पर अटैक किया, अमेरिका पे अटैक किया। इसके अलावा जहां पे भी इनके अमेरिका के बेस थे वहां पे भी उन्होंने अटैक किया। अब टोटल देखा जाए 14 कंट्रियां इन्वॉल्व हो चुकी है इस वॉर के अंदर। अब तक का सबसे हाई लेवल ये वॉर है। यानी आपने रसिया यूक्रेन का जो वॉर सुना होगा, उससे काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल का वॉर है और इसका इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है और ग्लोबली भी देखने को मिल रहा होगा। सबसे ज्यादा जो क्रूशियल पॉइंट है इस वॉर का वो है क्रूड ऑयल का प्राइस का शूटअप होना। ऑलमोस्ट 30% तक बढ़ चुका है क्रूड ऑयल का प्राइस जब से ये वॉर चालू हुआ है। अब क्रूड ऑयल के प्राइस पर इसका नेगेटिव असर आना, यानी कि क्रूड ऑयल के प्राइस में तेजी क्यों आई, वो भी पूरा ध्यान से समझो। जितनी भी कंट्रियां आपस में इस वॉर में इन्वॉल्व है वो सभी के सभी वहां से क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो। अब जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है कुछ कंट्री से, वो यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मस के थ्रू होके आता है। अब इंडिया जो क्रूड ऑयल बाय करता है उसका 40% जो क्रूड ऑयल है वो स्टेट ऑफ हॉर्मस से होके आता है। यानी पूरे वर्ल्ड की अगर बात करूं तो 20% जो क्रूड ऑयल है वो इसी वे से होके जाता है। और ईरान ने क्या किया, वॉर के चलते स्टेट ऑफ हॉर्मस को यहाँ पर कंट्रोल कर लिया। उसमें से अब ये वहां से कोई भी शिप को गुजरने नहीं दे रहे, जिसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइस में तेजी देखने को मिली। 30% तक की तेजी आई है। और बात करूं मैं फ्राइडे की, ऑलमोस्ट 12 से लेकर 15% की तेजी क्रूड ऑयल के प्राइस पे एमसीएक्स पे देखने को मिली। इसी के चलते इंडियन स्टॉक मार्केट यहाँ पर नेगेटिव असर दे रहा है। अब क्रूड ऑयल के प्राइस में तेजी आने से हमारी मार्केट ही गिरेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो 85% क्रूड ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से। सीधा इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में भी आएगा यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइस के बढ़ने से। इससे इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी सेक्टर पर भी नेगेटिव असर इसलिए पड़ता है क्योंकि जो क्रूड ऑयल है इससे काफी सेक्टर में हमारा यूज होता है। जैसे कि बात करूं मैं, एविएशन सेक्टर हो गया, उसके बाद पेंट सेक्टर हो गया, उसके बाद रबर सेक्टर हो गया, उसके बाद केमिकल सेक्टर हो गया। इन सभी सेक्टर पर सीधा नेगेटिव असर देखने को मिलता है क्रूड ऑयल के प्राइस में तेजी आने का। कुछ एक कंपनीज है जिनको इसका पॉजिटिव असर भी जाता है, जैसे कि ओएनजीसी हो गया, कोल इंडिया होगा। ये कुछ एक कंपनीज है जिनको क्रूड ऑयल के प्राइस में तेजी आने से पॉजिटिव असर मिलता है। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव रहता है क्रूड ऑयल के प्राइस में तेजी आना। इससे इन्फ्लेशन का डर पैदा होता है, यानी कि कल को हम जो क्रूड ऑयल खरीदने के जो पैसे दे रहे थे वो हम ज्यादा देंगे, तो उससे क्या है, वो जो एक्स्ट्रा प्राइस देंगे वो कहीं ना कहीं हमारी ही इकोनॉमी से निकाला जाएगा या हमसे ही कहीं ना कहीं लिया जाएगा। तो वहां से क्या है, महंगाई का डर पैदा होगा, जिसके डर से जो क्या है, हमारी इकोनॉमी इन फ्यूचर हमारी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, ये मानकर मार्केट डिस्काउंट कर देती है। सीधे तौर पे माने तो इस वॉर से हमें ज्यादा डर नहीं है, यानी कि ईरान यहाँ पर इजराइल और यूएस आपस में लड़ रहे हैं तो उससे हमें कोई नेगेटिव असर नहीं होने वाला। लेकिन जो स्टेट ऑफ हॉर्मस को कंट्रोल किया गया है, उसे उस पर रोका गया है, जिसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइस में जो तेजी आई है उस चीज से हमें ज्यादा डर होने वाला है और उसी चीज के चलते हमारा मार्केट गिरने वाला है। अब एज ए ट्रेडर बात करें, सीधी सी बात करो, तो यहाँ पर कल को मान लीजिए मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, या अभी करूँ या फिर रुकूं, ये मेरे दिमाग में होगा तो मैं कैसे उसको मार्केट को प्रेडिक्ट करूंगा। तो मैं मेनली क्रूड ऑयल के प्राइस को देखूंगा, यानी कि क्रूड ऑयल के प्राइस में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं आती और कंटिन्यूसली बढ़ता ही रहता है, तो मैं ये मानूंगा कि भाई अभी थोड़ा वॉर और भड़का हुआ है, यानी यहाँ पर कोई नेगोशिएट होने की बात नहीं हो रखी है या फिर कोई सीज फायर नहीं होने वाला। तो और आग भड़केगी तो उसका इम्पैक्ट सभी पे आएगा पूरा। कि ये जो अब तक ये जो वॉर है, रसिया यूक्रेन का वॉर आपने सुना होगा, 4 साल तक चला, उससे बड़ा भयंकर वॉर है ये, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 14 कंट्रियां इन्वॉल्व है। यहाँ पर क्या है, रसिया यूक्रेन के वॉर में तो 2 कंट्रियों का वॉर था, इस वॉर में 14 कंट्रियां इन्वॉल्व हो चुकी है, यानी कि युद्ध थोड़ा हायर लेवल पे हो गया है। एंड सबसे मेन चीज बात करें कि यहाँ पर ईरान ने यूएस पे भी किया, उसके अलावा जहां पर भी यूएस के मिलिट्री बेस पे उन सभी कंट्रीज पे भी अटैक किए थे। तो ये वॉर थोड़ा भड़क गया। अब देखते हैं आने वाले टाइम में इसका क्या आगे रिस्पॉन्स रहा, कितना लंबा ये जा सकता है। उधर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी काफी एक चीज है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हर एक हथकंडे अपना रखे हैं।
अब यूएस चाहता है कि ये वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन उन्होंने ईरान को थोड़ा हल्के में ले लिया। अब ईरान उतना, उन्होंने सोचा था कि जैसे उन्होंने वेनेजुला के साथ किया था कि उनके प्रेसिडेंट को उठा लिया था, उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने अपना कंट्रोल बना लिया उसके ऊपर। लेकिन ईरान उनके लिए उल्टा पड़ गया। अब ईरान उल्टा पड़ गया, ईरान ने उनको यहाँ पे पूरा डट के मुकाबला कर रहे हैं आज की डेट में। देखो, ऐसा नहीं है कि उनको नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान उनको भी हो रहा है, लेकिन वो बराबर में यूएस को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ में इजराइल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहां पर अच्छे तरीके से फाइटिंग हो रही है, और यहाँ पर यूएस को यही पर दिक्कत आ रही है कि कहीं ना कहीं ईरान पे अटैक करने के बाद जो वो सोच रहे थे कि हमें 2-3 दिन में, 4 दिन में यहाँ पर तख्ता पलट कर देंगे या फिर हमारा कंट्रोल कर लेंगे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। और डोनाल्ड ट्रंप हर एक तरीका अपना रहे हैं इस वॉर को जीतने का। अब वो फ्यूचर में हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस ईरान के ऊपर थोड़ा कोई बड़ा ऑपरेशन भी कर दे, ताकि लोग डरे, वहाँ की जो भी लीडर अभी चला रहे हैं ईरान में, जो वॉर को ऑर्डर दे रहे हैं, वो थोड़ा और डरे। देखो, एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ, अभी इंडिया को यूएस ने क्या बोला है कि आप रसिया से क्रूड ऑयल बाय कर सकते हो 30 दिन के लिए। अब इसके पीछे भी डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर गेम प्लान है। देखो क्या चीज है, अब ईरान सिर्फ यूएस या फिर इजराइल पे अटैक तो नहीं कर रहा, वो हर एक कंट्री पे अटैक कर रहा है जो यहाँ जहाँ पे यूएस बेस बने हुए हैं, यानी पूरा मिडल ईस्ट पे कोरा मचा रखा है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर किसी कंट्री पे ईरान अटैक करेगा तो यहाँ पर दो ही चीजें होगी कि भाई वो या तो अमेरिका को बोलेगा कि आप अपना जो मिलिट्री ये जो बेस हमारा यूज कर रहे हो उसे यूज ना करें, क्योंकि यहाँ से आपकी वजह से ईरान हम पर अटैक कर रहा है। एक तो ये होगा, एक कंट्री ने, यूएई ने शायद उनको ऐसा बोला भी था कि हम आपको ये यूज करने नहीं देंगे। या फिर दूसरा एक ऑप्शन ये होगा, जो जितनी भी कंट्रियों पे उनके मिलिट्री बेस पे उनके अटैक हो रहे हैं ईरान के, वो वहां पर अमेरिका को बोलेंगे कि आप थोड़ा सा अब यहाँ पर अपना नरम रुख रखें, एक नेगोशिएट करें, सीज फायर के लिए रेडी हो जाए। लेकिन ट्रंप यहाँ पर अगर ऐसा करेगा तो उसमें यूएस की बेइज्जती मानी जाएगी कि यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी, यानी अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी, पावरफुल कंट्री है जो वर्ल्ड की सबसे, वो ईरान के सामने झुक गई। तो यहाँ पर ट्रंप ने एक तुर्क का ये फेंका, उन्होंने क्या कहा, जिन कंट्रियों को इफेक्ट आ रहा है क्रूड ऑयल के इंपोर्ट करने में, उन कंट्रियों को वो अल्टीमेट दे देगा कि आप रसिया से बाय कर लीजिए 1 महीने के लिए, उस पर मैं आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगाने वाला। वरना ये वही ट्रंप है जो पहले क्या कर रहे थे, इंडिया पर 25% की पेनल्टी लगाई थी इस वजह से, क्योंकि हम रसिया से क्रूड ऑयल बाय कर रहे थे। अब इस पे इंडिया का क्या रिप्लाई आने वाला है वो तो चलो वेट करने वाला होगा, लेकिन अपनी मनमानी से, यानी ट्रंप का यहाँ पर एक जो हिटलरपन क्या निकल के आया कि अपने पावर का यूज कर रहे हैं, वो भी मिस यूज कर रहे हैं, डरा के लोगों को व्यापार ले रहे हैं कि अगर आप रसिया से व्यापार करोगे मैं आप पे पेनल्टी लगा दूंगा, आप अगर ऐसा करोगे तो मैं आप पे वो लगा दूंगा। तो वो थोड़ा सा गलत है। तानाशाही इतने टाइम तक चल रही है, लोग उससे डर के मारे मान भी रहे हैं, क्या है पता नहीं किसका भी डर हो, शायद देश चलाने के लिए हर चीज को अच्छे से एडजस्ट करना पड़ता है, यही बात होती है। लेकिन ट्रंप, अब ये वॉर और लंबा चलता है तो वो उसमें भी अमेरिका की नेगेटिविटी या फिर उनकी छवि खराब होने वाली है। कल को लोग कह देंगे कि ईरान पे अमेरिका ने अटैक किया था, 3 महीने चला, 1 महीने चला, 6 महीने चला, और अमेरिका के नाक में दम कर दिया था ईरान ने। तो अमेरिका चाहेगा कि इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म हो जाए, ईरान सरेंडर कर दे, घुटनों पे आ जाए, लेकिन ईरान तो अभी तक मानने वाला नहीं। तो अभी तक का पूरा यही अपडेट है कि ट्रंप हर पैतरा अपनाएंगे, साम दाम दंड भेद कोई भी हो, उस हर तरीके से ईरान को दबाने की, घुटनों पे लाने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि ईरान कितने लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है, या फिर उनकी तरफ से कोई यहाँ पर नेगोशिएट की बात आती है। काफी बार उन्होंने नेगोशिएट की न्यूज दी भी है, काफी लोग बोलते हैं कि न्यूज वाली फेक है, काफी रियल भी मानते हैं। उन्होंने बताया कि हम नेगोशिएट करने के लिए रेडी है, लेकिन हम हमारी कंडीशन पे करेंगे, हम यहाँ पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छोड़ने वाले। काफी चीजें उन्होंने की है। अब ट्रंप ने भी ये बोला है कि भाई ईरान तो रेडी है नेगोशिएट करने के लिए, लेकिन अभी काफी देर हो चुकी है, अब हम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ईरान की तरफ से अभी भी कोई ऑफिशियली ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि हम नेगोशिएट करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर वॉर काफी हद तक बढ़ चुका है। अब देखते हैं, वीकेंड है, सैटरडे संडे को काफी बार पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आती है, तो इस वॉर को लेकर क्या अपडेट आता है। तो जब तक अपडेट कोई बेस्ट नहीं आता मार्केट को इसको वॉर को लेकर, अच्छा या नेगेटिव, तब तक आप एज ए इन्वेस्टर मार्केट को देखते रहे, इसको ऑब्जर्व करें। इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको देखो कल को ज्यादा गिरावट भी देखने को मिल सकती है, हो सकता है सरप्राइजिंग तेजी भी देखने को मिल जाए।
लेकिन तेजी के अंदर क्या होता है, मान लीजिए कभी आप वॉर जैसी सिचुएशन में पैसा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो क्या होता है वहां पे, आपने इन्वेस्ट किया, थोड़ा बहुत 2-3% की तेजी आई, आप अपना ट्रेड काट लोगे, क्योंकि डर है आपको कि भाई वॉर है, क्या पता ये जो रिटर्न आ रहा है वो वापस चला जाए, तो वहां पर ज्यादा बड़ा रिटर्न आप नहीं ले सकते। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब तक वॉर शांत ना हो जाए, आप इन्वेस्टमेंट ना ही करें। जब मार्केट स्टेबल होगी, तब वॉर जैसी कोई न्यूज अच्छी आएगी, तब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आप उसे थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो क्या करे। देखो, जिनका पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मैं वैसे काफी 10-15 दिन से इस ईरान और यूएस की जो पीछे बातचीत चल रही थी, तभी मैंने अलर्ट किया था, अगर ईरान और यूएस की बातचीत में कोई नेगोशिएट नहीं होता है, तो आने वाले टाइम में काफी मुश्किल वाले हालात होने वाले हैं। मैंने क्लियर वर्ड में बोला था कि यूएस चाहेगा तो ही वॉर होगा सिर्फ, और यूएस ने वॉर कर दिया। उस टाइम ईरान के हाथ में कुछ भी नहीं था, सारी के सारा डिसीजन लेना यूएस के हाथ में था, यूएस ने वॉर स्टार्ट कर दिया। अब के टाइम अगर बात करूं, तो अब रोकना सिर्फ ईरान के हाथ में है। अब ईरान चाहेगा तो वो रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। यानी स्टार्ट यूएस ने किया, अब एंड ईरान करेगा। मैंने क्लियर 10-15 दिन, यानी वो स्टार्ट होने से पहले ये इंडिकेशन दिए थे। जब तक उस टाइम आपको यहाँ पर अपडेट भी मिला था, मतलब वॉर स्टार्ट होने से 3-4 दिन पहले अपडेट भी मिला था कि ईरान रेडी नहीं है बात करने के लिए, मतलब उनकी कंडीशन पे बात करने के लिए रेडी नहीं है, वो अपनी कंडीशन पे बात करेंगे। तब तक मार्केट में कोई गिरावट नहीं थी। जैसे ही न्यूज आई मार्केट के अंदर की वॉर, इजराइल ने अटैक कर दिया है ईरान पर, तब उसके बाद मार्केट गिरी। तो अभी जिनका पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, या तो उस टाइम थोड़ा अपना पोर्टफोलियो कम कर सकते थे। पोर्टफोलियो कम करने के भी काफी तरीके होते हैं, एक मैं आपको शेयर करता हूँ। मान लीजिए 10 तरह की कंपनी मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 1-1 लाख रुपया 10 कंपनियों में, यानी 10 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट है। अब मुझे कल को अगर प्रॉफिट बुक करना हो या लॉस बुक करना हो, मुझे लगता है कि मार्केट और गिरेगा और थोड़ा पैसा मैं सेव कर लूँ, तो 2 तरीके होते हैं। या तो मैं सारा पोर्टफोलियो एक बार में उड़ा दूं अगर मुझे लगता है कि मार्केट और गिरने वाला है, या फिर मैं रेशियो में भी बुक कर सकता हूँ। देखो, अभी तो वैसे वो समय जा चुका है, लेकिन रेशियो में कैसे बुक कर सकते हैं। सपोज कीजिए 10 कंपनी थी ना मेरे पास, 1-1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखा, 10 लाख इन्वेस्ट कर रखा है। मैंने क्या किया, 50% स्टॉक उड़ा दिए, या फिर बुक कर लिया, जो भी तब प्रॉफिट था या लॉस था, 50% बुक कर लिया। उसमें क्या हुआ, 50% ईच स्टॉक, यानी कि 10 कंपनी है, हर एक कंपनी का 50% जो भी पोर्टफोलियो था वो 50% मैंने बुक कर लिया। उसमें क्या होगा, कल को मार्केट गिर गया तो 50% पैसा मेरे हाथ में रहेगा, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर कल को मान लीजिए मार्केट गिरा नहीं और भाग गया, तो मुझे रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी 50% स्टॉक है, वहां पर मुझे प्रॉफिट आएगा। तो उस कंडीशन में मेरे पास 50% पैसा और भी है, वो मैं पैसा फिर इन्वेस्ट कर सकता हूँ थोड़ा स्टेबल होने से। या फिर वो देखो, ये वाला समय जा चुका, क्योंकि उसके बाद स्टॉक 10-15-20% तक गिर चुके हैं। अब ये डिसीजन तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि शेयर मार्केट में कह रहा है सही समय पे डिसीजन ले लिया तभी पैसा बनेगा, वरना देखो बाद में रिग्रेट करने में तो कोई आईडिया जारी है नहीं। लेकिन हाँ, जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट कर लिया है, अब वो क्या करें। देखो, आपके लिए भी यही स्ट्रेटजी बनती है कि अभी भी आप वेट ही करें, आप अभी एवरेज कर ले, थोड़ा पैसा और लगा दे, अभी कुछ मत करें। अभी मान लीजिए कोई भी हो, चाहे वो नया रिटेलर हो या फिर जिसने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, दोनों के लिए बात लागू होगी कि अभी इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कल को 2 रुपए महंगा ले लेंगे या फिर 5-10 रुपए सस्ता ले लेंगे, कन्फर्मेशन के साथ लेंगे। जब कन्फर्म होगा ना कि हाँ अब वो रुक चुका है, गूगल की सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होगी, तब ठीक है, तब धीरे धीरे उसका जो रिजल्ट मिलेगा आपको लॉन्गर टर्म के लिए बेस्ट मिलेगा। वरना यहाँ पर दिमाग में पैनिक रहेगा, रात को नींद नहीं आएगी, कल को थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा, बुक कर लोगे, लॉस में बैठे रहोगे, तो उसमें कुछ आने जाने तो है नहीं। वो कहते हैं ना कि भाई 2 रुपए महंगा मिल जाए लेकिन अच्छा लो, वरना सस्ता तो मिल ही रहा है, तो आने तो जितना सस्ता आ रहा है, जितना सस्ता आएगा उतना बेस्ट है। एक और चीज शेयर करूंगा मैं इसी वीडियो के अंदर, इन्वेस्टमेंट आगे फ्यूचर में आपको तो मौका मिलेगा, क्योंकि मार्केट गिर रहा है लगातार, वहां पर इन्वेस्टमेंट करते टाइम क्या चीज ध्यान रखनी है वो भी आप देखना। अगर मैं एक एग्जांपल कमेंट करना आप इस वीडियो पे कि सपोज करो मार्केट पिछले दिनों 26,000 से 24,000 पे आ गया, 2,000 पॉइंट गिर गया निफ्टी, 2,000 पॉइंट निफ्टी के साथ काफी स्टॉक गिरे जो 15-20-30% तक गिर गए। लेकिन कुछ एक ऐसे स्टॉक्स थे, कुछ एक ऐसी कंपनीज थी जो उस गिरावट में नहीं गिरी, उल्टा उन्होंने वहां से तेजी की। तो आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे? उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे जो 10-15-20% 30% तक गिर गई थी मार्केट की गिरावट के साथ, या फिर उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे जो गिरावट में भी नहीं गिरे और उल्टा तेज हो गए? इसका कमेंट करना।
मैं आपको इसका रिप्लाई अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे दूंगा ताकि आपको समझ में आए। पहले मैं आपके व्यू देखना चाहता हूँ। मैं हालांकि इसका आंसर अभी दे सकता था, लेकिन मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर दूंगा, क्योंकि यही तो एक असली चीज होगी जिसके बेस पे कोई भी इन्वेस्टर हो वो बड़ा पैसा कमाता है। क्योंकि ये जो मेंटेलिटी होती है ना कि क्रैश आया, आपने कहाँ इन्वेस्ट किया, गिरावट वाले स्टॉक में किया या फिर जो मतलब अच्छा रिटर्न दिया जिन्होंने गिरावट में, उसमें इन्वेस्ट किया, इस चीज से आपका फ्यूचर का ग्रोथ डिपेंड करेगा। तो ये कमेंट करना। एंड सबसे मेन चीज मैं फिर से लास्ट में थोड़ा समरी में बता देता हूँ कि आपको नहीं पता वॉर कितना लंबा खींचेगा, लेकिन आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्रूड ऑयल का प्राइस, उसे देखते रहो जब तक उसके अंदर स्पाइक आता रहता है। यानी कि मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वॉर अभी कंटिन्यू है जिसके चलते क्रूड ऑयल का प्राइस तेज हो रहा है। तो आप इस पे फोकस करें एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में इससे और बेस्ट वीडियो आपको शेयर करने वाला हूँ, एंड दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।